मैं डॉक्टर शकील अहमद आप सभी लोगों का ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य और व्याकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाने में सहायक होंगे। आज मैंने मैथिली सरल गुप्त से लेकर के और कुछ निबंधों तक में बात करने की यहाँ पर कोशिश की है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो प्रश्न पत्र हैं वो आते कैसे हैं, इसको आधार बना करके जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे तब तक सफलता हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, या हम पुरानी परीक्षाओं को देखें जिसमें अभी टीजीटी का हुआ था, पीजीटी का हुआ था, तो उसमें कोटेशन बहुत ज़्यादा आए थे कि यह वाक्य जो है किसने कहा, ये कथन किसका है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आए थे। तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ हम कथन लेकर के आए हैं, और उन रचनाओं के अंदर कौन सी सामग्री समाहित है उसको भी हमने ध्यान में रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मैथिली सरल गुप्त इस युग के पहले कवि हैं जिन्होंने कविता की ज्योति समय, समाज और आत्मा के भीतर देखी है, जिन्होंने कविता की अबाध गति से हिंदी समाज को संचित किया है। यह कथन किसका है? तो आप देखेंगे यह चार ऑप्शन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने इनके संबंध में ये अपना वक्तव्य दिया था। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि के रूप में व्याख्यायित रहे हैं, और जो डॉक्टर मदन है, डॉक्टर मदन ने इन्हें गंगा का कवि कहा है। मैथिली सरल गुप्त को इन्होंने गंगा का कवि कहा है। और जो विश्वनाथ हैं उन्होंने शास्त्रीय दृष्टि के आधार पर, जो इनकी शास्त्रीय दृष्टि थी, उस दृष्टि के आधार पर उन्होंने इन्हें महाकवि कहा है। किस पर? शास्त्रीय दृष्टि के आधार पर विश्वनाथ ने। और जो मदन थे, डॉक्टर मदन, उन्होंने गंग का कवि इन्हें कहा है। नंदलारे वाजपेयी ने इनके संबंध में ये अपना वक्तव्य दिया था कि मैथिली सरल गुप्त इस युग के पहले कवि हैं जिन्होंने कविता की ज्योत समय, समाज और आत्मा के भीतर देखी है। उन्होंने कविता की अबाध गति से हिंदी समाज को संचित किया है। अगला प्रश्न, विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध लोकगीत और राम कथा पर आधारित है? ना, पहला ऑप्शन है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला है कौन तू फुलवा बीननहारी, चितवन की छाह, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं हुई। ये चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ये विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। इसके आधार पर आप इनके निबंधों के नाम भी याद कर सकते हैं, और इनके अंदर क्या सामग्री है या इसकी मूल कथा क्या है उससे भी हम आपको यहाँ पर परिचित करा रहे हैं। तो विद्यानिवास मिश्र का कौन सा निबंध लोकगीत और राम कथा, इन दो पर बात कर रहा है कि लोकगीत और राम कथा को आधार बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो आप देखेंगे कि जो चितवन की छाह है,
इसमें निबंध में प्रकृति का रमणीय चित्त जो है उसको प्राकृतिक सौंदर्य, ग्राम संस्कृति के रूप में दिखाया गया है। इसमें प्राकृतिक चित्रण और ग्राम की जो संस्कृति है उसको समाहित किया गया है। अगला है बसंत आ गया पर कोई उत्कृष्टता नहीं हुई, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं हुई, ये निबंध जो है सामाजिक चिंतन पर आधारित है। क्या है इसमें? सामाजिक चिंतन। क्लियर है? इस निबंध में सामाजिक चिंतन को दिखाया गया है और इसमें जो ग्राम्य संस्कृति है उस ग्राम की संस्कृति को इसमें स्पष्ट किया गया है। इसके साथ ही जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, उसको भी यहाँ पर इस निबंध में उन्होंने दिखाया है। कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये निबंध जो है वो भक्तिकालीन का जो काव्य सौंदर्य है उसको उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। क्लियर है? तो ये चारों निबंध जो थे उनकी जो मूल सामग्री थी उस मूल सामग्री को मैंने आपके सामने रखा। अगला प्रश्न है हमारा, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन और अध्यात्मवाद से प्रभावित है ना। तो इसमें आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए, स्वर्णधूल, पल्लव, बादल और युगांत। इसमें जो इसका सही आंसर है वो होगा स्वर्णधूल। स्वर्णधूल जो इनकी रचना है वो अध्यात्मवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित है। युगांत इनकी जो रचना है, ये रचना ये जो कहें कि एक युग का अंत, उसको लेकर के ये रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि जो पंत थे इन पर कीट्स और शैली के जो 2 कवि हुए थे उनका भी प्रभाव इन पर था। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन क्यों किया। अक्सर कर हमें ये प्रश्न मिलता है कि राहों के अन्वेषी शब्द हमें कहाँ से मिला या इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो वो हम देखते हैं कि अज्ञे से। लेकिन सवाल अब ये है कि तार सप्तक का संपादन उन्होंने किया क्यों, आखिर क्या इसकी जरूरत पड़ी कि तार सप्तक का उन्हें संपादन करना पड़ा, जबकि इससे पहले छायावाद, प्रगतिवाद, इस तरीके की जो रचनाएं थी वो हो रही थी जिसमें व्यक्ति को एक स्पष्ट प्लेटफॉर्म मिला हुआ था जिसमें वो अपनी रचनाओं में के माध्यम से समाज को व्याख्यायित कर रहा था। तो सवाल यह है कि अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन क्यों किया। अब इसको में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्यवर्गीय समाज को उठाने के लिए, कविता में बदलाव लाने के लिए, राष्ट्रीय चेतना को उठाने के लिए या नए विषय शिल्प के लिए। अक्सर कर हमें यही मिलता है कि नए शिल्प और विषय के लिए उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। लेकिन जो डॉक्टर राकेश गुप्त हैं उन्होंने इनकी एक रचना है नया सप्तक अज्ञे एक परिचय, उसमें इन्होंने लिखा है कि अज्ञे जी ने जब कविता की भूमि पर कदम रखा तो एक ओर छायावाद का लाजवंती सी छुई मुई सा रूप था जिसे जीवन की धूप बर्दाश्त नहीं थी, दूसरी ओर प्रगतिवाद की कड़ी चट्टान थी जिस पर फल नहीं उगाए जा सकते थे, और तीसरी ओर व्यक्तिवादी गीत काव्य की धारा थी जिसमें प्रेम और लज्जवंत निराशा की आवेगमयी अभिव्यक्ति थी, और चौथी ओर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं का उदात्त शिखर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में
जो मध्यवर्गीय समाज था उस समाज की जो संवेदनाएं थी, जटिलताएं थी, संयम था, उसका सावधानी से साकार करने का प्रयास विधिवत जो था करने के लिए अज्ञे जी ने सोचा, है ना। तो इसलिए उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया और इस तार सप्तक में जो मैंने आपको बताया कि जो मध्य वर्ग था उस मध्य वर्ग को एक स्पष्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए उन्होंने मध्य वर्ग को उठाने के लिए तार सप्तक का संपादन किया। अब इस तार सप्तक में उन्होंने जो निम्न मध्य वर्ग था उस मध्य वर्ग की समस्याओं को उन्होंने स्पष्ट किया, इसीलिए अधिकतर आप देखेंगे कि इनकी रचनाओं में जो निराशा जैसे शब्द आपको देखने को अधिक मिलेंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे और ये प्रश्न जो है वो व्याकरण से मैंने लिया है, वो ये है कि आधी रातों का रखवाला पखवाला के लिए एक शब्द क्या होगा ना। तो यहाँ 4 दिए गए हैं ऑप्शन, कृष्ण पक्ष, शुल्क पक्ष, कृत और कूप मंडूक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा आपका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जो है आधी रातों का जो पखवाला है उसके लिए हम कृष्ण पक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, कनक छुरी सी कामनी कटिकाए को छाल। ये पंक्ति दी गई है जो प्रश्न पत्र में खूब पूछी जाती हैं, किसी की पंक्तियां कि ये किसकी पंक्तियां हैं, और अधिकतर ये पंक्तियां जो है वो रीतिकाल से ज्यादा आती हैं। तो ये पंक्ति मैंने दी है, कनक छुरी सी कामनी कट काहे को छाल। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन में दिया गया है आपके आलम है, सेनापति है, द्विजदेव है और भूषण है। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता है वो है आपके आलम। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आलम। अगला प्रश्न देखिए आप कि दाम्पत्य मूलक उपासना पद्धति क्या है? दाम्पत्य मूलक उपासना पद्धति को राम भक्ति धारा में लाने वाले प्रथम संत कौन थे? एक एक शब्द को आप समझिएगा कि दाम्पत्य मूलक जो उपासना पद्धति है उस उपासना पद्धति को राम भक्ति धारा में लाने वाले प्रथम संत को पूछ रहा है कि इसके प्रथम संत कौन थे। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास या इनमें से कोई नहीं ना। तो ये दाम्पत्य मूलक जो उपासना पद्धति है वो राम भक्ति धारा में लाने वाले जो प्रथम संत थे वो थे आपके नाभादास। जो इसका ग ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि छायावाद में काय के पृष्ठ पोषण होने की बात किसने कही? छायावाद में काय के पृष्ठ पोषण होने की बात किसने कही? ऑप्शन है आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, महादेवी वर्मा है और नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये छायावाद में काय के पृष्ठपोषण होने की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही, मैथिली शरण गुप्त ने कही, महादेवी वर्मा ने कही या नंद दुलारे वाजपेयी ने कही। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। इसका जो घ ऑप्शन है वो नंद दुलारे वाजपेयी का है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद पर अपने विचार खूब रखे हैं, बहुत अधिक इन्होंने
स्पष्टीकरण दिया है छायावाद पर। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। और जो सामग्री है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके कहीं ना कहीं अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये कथन है किसका है? ये दिया है कि संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये कथन किसका है? तो जो ऑप्शन आपके दिए गए वो ऑप्शन दिए गए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, नंद दुलारे वाजपेयी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए और प्रश्न पूछा गया है संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। यह कथन किसका है ना? जॉर्ज ग्रियर्सन का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आपका हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी सतसई के संबंध में अपना ये विचार रखा था कि बिहारी के सतसई के समकक्ष संपूर्ण यूरोप में कोई रचना नहीं है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिएगा आप कि चंदनवाला रास की रचना आसगू क्या है ना? चंदनवाला रास ये एक कवि है जिन्होंने आसगू जो है वो रचना लिखी है और ऑप्शन दिए हैं कि क्या वो अलंकार ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है या छंदों का लघु काव्य है या इनमें से कोई नहीं है। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं और आसगू की जो मूल आधार है वो क्या है, यानी कि इसमें किसके बारे में सबसे ज्यादा बताया गया है ना? अलंकार ग्रंथ के बारे में बताया गया है, रीति ग्रंथ के बारे में बताया गया है या छंदों का एक लघु काव्य है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये रीति ग्रंथ नहीं है, क्योंकि रीति ग्रंथ में संपूर्ण चीजें आ जाती हैं। जैसे उसमें काव्य दोष भी होंगे, काव्य के गुण भी होंगे, अलंकार भी होंगे। अगर इन सब की अगर हम बात करें तो उसको हम रीति ग्रंथ कहते हैं और इस रीति ग्रंथ का आसगू से कोई संबंध नहीं है। अगला ऑप्शन है अलंकार ग्रंथ। तो ये जो अलंकार ग्रंथ है वो भी आसगू नहीं है ना? इसका जो सही ऑप्शन है वो है छंदों का लघु काव्य। जो चंदनवाला रास की जो रचना है आसगू, ये रचना छंदों का एक लघु काव्य है जिसका वर्णन चंदनवाला रास ने आसगू रचना में किया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी का तीसरा सर्ग कौन सा है? कामायनी का पूछ रहा है। चिंता, आनंद, श्रद्धा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो चिंता है ये इसका प्रथम सर्ग है। ठीक है, कामायनी का प्रथम सर्ग जो है वो चिंता है। आनंद जो है वो अंतिम सर्ग है। ठीक, और श्रद्धा जो है वो तीसरा सर्ग है। ठीक, जो चिंता है वो कामायनी का पहला सर्ग है, आनंद जो है वो अंतिम सर्ग है और श्रद्धा जो है वो कामायनी का तीसरा सर्ग है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा श्रद्धा। और पेपर में जब भी पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, या तो प्रथम आएगा या अंतिम पूछा जाता है या तृतीय पूछा जाता है कि तीसरा सर्ग जो है वो कौन सा है।
तो तीसरा सर्ग आपको याद रखना है, वो है आपका श्रद्धा। श्रद्धा का मायने का तीसरा सर्ग है, आनंद जो है वो अंतिम सर्ग है, और चिंता जो है वो प्रथम सर्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी रीत कवियों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? ठीक है, हिंदी के जो रीत कवि हैं उन रीत कवियों पर पूछ रहा है कि सर्वाधिक प्रभाव किसका है। अप्पय दीक्षित का है, भरत मुनि का है, क्षेमेंद्र का है, या दंडी का है? तो आप देखेंगे कि जो रीत काल के कवि हैं उन रीत काल के कवियों पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा है वो पड़ा है आपका अप्पय दीक्षित का। तो अप्पय दीक्षित जो का ऑप्शन है वो इसका सही होगा। अप्पय दीक्षित का प्रभाव रीतिकालीन कवियों पर सर्वाधिक रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न आप देखेंगे कि रंजना नाच रही है में कौन सा काल है? संदिग्ध भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है? आपको ये बताना है कि रंजना नाच रही है इसमें कौन सा काल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपूर्ण भूत, है ना, क्योंकि रही है की बात कर रहा है। बात जो है जो नाचना है वो रंजना ने अभी बंद नहीं किया। अगर बंद कर देती तो वो जो है पूर्ण भूत में चला जाता या सामान्य भूत में चला जाता। संदिग्ध तब होता जब ये कहा जाता कि रंजना नाच रही होगी या क्या रंजना नाच रही है, इस प्रकार से जब हम बात करते तो वो संदिग्ध भूत में चला जाता है। यहाँ पर जो बात है वो अपूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अपूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वह घर पर होगा या नहीं, है ना, वह घर पर होगा या नहीं में क्रिया की कौन सी अवस्था है? क्रिया की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं पर आधारित ये आपका प्रश्न है। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, वो ऑप्शन दिए गए हैं सामान्य अवस्था है, विधि अवस्था है, परोक्ष विधि अवस्था है, या संभाव्य अवस्था है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर आपकी अनुमान, इच्छा या संदेह की बात हो, कौन कौन, अनुमान, इच्छा और संदेह की जहां पर बात हो वहां पर संभाव्य अवस्था की बात होती है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा आपका घा, कि यहां पर वो पूछ रहा है होगा या नहीं। तो ये स्पष्ट नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जहां पर संदेह हो, है ना, या अनुमान लगाया जाए वहां पर आपका संभाव्य अवस्था का बोध होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे वो है हमारा, इस बात को एक मूर्ख भी जानता है में निपात होगा। यहां पर देखिए वो निपात पूछ रहा है कि निपात क्या है। तो इसमें का ऑप्शन दिया गया है बात, खा ऑप्शन दिया गया है मूर्ख, गा ऑप्शन दिया गया है भी, और घा ऑप्शन दिया गया है जानता। तो इसमें आपको ये बताना है कि इसमें निपात क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि निपात होता क्या है। जिस शब्द पर कर्ता, क्रिया, लिंग इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उन शब्दों को हम निपात कहते हैं। ठीक है, तो बात बहुवचन के अनुसार बदल जाएगी, मूर्ख भी शब्द हमारा बदल सकता है, और जानता ये भी शब्द हमारा बदल सकता है। लेकिन लिंग, वचन, क्रिया, काल इत्यादि का भी शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा गा। निपात क्या होगा इसमें?
भी। क्लियर है। अगला प्रश्न जो है वो हमारा मुहावरे से है, और मुहावरा है कहावत के आधार पर, जो सामान्य बोलचाल में हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर ये मुहावरा है आपका नारद भक्ति। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं नारद होना, पूर्ण भक्त होना, लड़ाई करने वाला, या चुगली करने वाला। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि नारद भक्ति मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका पूर्ण भक्ति। पूर्ण भक्त होना को हम कहते हैं नारद भक्ति। तो ये आज आपने देखे हैं कि हमने 16 प्रश्न आपको हल कराए हैं, जिन प्रश्नों को हमने विविध प्रकार से, विविध तरीके से हमने लेकर के आपको देने की कोशिश की, और इसमें व्याकरण और साहित्य दोनों तरीके के प्रश्नों को हमने लिया जो टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। अब आज जो क्लास है इसको हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।